सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। सो बेटे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th का एक टॉपिक, वेक्टर्स। बेटे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये वेक्टर्स एक चैप्टर तो है, एक टॉपिक है फिजिक्स का, बट ये 11th के बाकी चैप्टर्स में भी यूज़ होगा और 12th के चैप्टर्स में भी ये टॉपिक यूज़ होता है। ओके, तो वेक्टर्स को अगर आप बड़े अच्छे से कर लोगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स जो वर्ड है आपने सुना हुआ है, वेक्टर क्वांटिटी, राइट? आपने 9th में सुना होगा स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वेक्टर्स एक्चुअल में होते क्या, उनकी एडिशन कैसे होती है, डायरेक्शंस कैसे उनसे पता चलती है, ऑल ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से। तो वी नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। वन इज स्केलर, another one is vector quantity, and the third one is tensor quantity। ये नाम आपके लिए नया है, ये आपने 9th में नहीं सुना था, इसका ज़्यादा यूज़ भी नहीं है, बस इसको बता देते हैं कि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि थर्ड टाइप क्या है, टेंसर क्वांटिटी। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं पढ़ते हम। तो जो स्केलर क्वांटिटी है बेटे, ये क्या होती थी, इनके पास क्या होता था, मैग्नीट्यूड। दे डोंट हैव डायरेक्शन। इन वेक्टर क्वांटिटी दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये हमने 9th में पढ़ा है, बट ये सफिशिएंट नहीं है क्वांटिटीज को कैटेगराइज करने में कि वो स्केलर है या वेक्टर, बिकॉज जो टेंसर क्वांटिटी है इनके पास भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। तो द मेन पॉइंट इज एडिशन, हाउ दे आर एडेड। स्केलर क्वांटिटीज आर एडेड algebraically, वेक्टर क्वांटिटीज फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, and tensor quantity they are also added algebraically. Okay, so this is the main difference between these three quantities. So I am writing scalar quantity, they have magnitude, no direction, and they are added algebraically. Added algebraically। बेटा व्हाट इज algebraic एडिशन? जो आप मैथ्स में करते थे 2 + 3 5, 5 + 2 7, इस टाइप से जो एडिशन है, नॉर्मल एडिशन, राइट? उसको algebraic एडिशन बोलते हैं। इन वेक्टर दे हैव मैग्नीट्यूड as well as direction, and they follow vector law of addition. They follows vector law of addition. In tensor quantity they have magnitude as well as direction, but they are added algebraically. They are added algebraically. Algebraically. Okay. So what is vector law of addition जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बेटे? देखो, जहाँ पे एडिशन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हो उसको हम बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। दिस टाइप ऑफ एडिशन इज नोन एज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, राइट? दे फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब इनके एग्जांपल, अब आप ये देखो बेटे, हमने स्केलर क्वांटिटीज है, हमने क्या है, दे हैव नो डायरेक्शन। इनके पास डायरेक्शन क्यों नहीं हो सकती है, ये समझो पहले। क्योंकि इनको डायरेक्शन देना ना एक वियर्ड सी थिंग हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने पूछा भाई आपका मास कितना है, आप सिंपली यही बोलोगे इट इज 40 kg, 50 kg और 60 kg। कभी भी आपने ये नहीं बोला होगा सर 50 kg इन साउथ डायरेक्शन, राइट? कभी भी ये नहीं होगा ना कि यार मेरा मास 60 किलो है, 60 kg है ईस्ट डायरेक्शन में, नहीं। उन वहाँ पे डायरेक्शन का यूज ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टाइम, आपसे पूछा कि होमवर्क करने में कितना टाइम लगा, आप ये बोलोगे 1 आवर 2 आवर।
3 आवर, कभी ये तो नहीं होगा ना सर 3 आवर साउथ डायरेक्शन लगे थे मुझे, भाई नॉर्थ साउथ का क्या लेना देना इससे, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन का यूज नहीं है, आप डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। सो इनके एग्जांपल हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एग्जांपल टाइम, मास, डिस्टेंस एक्सेट्रा। अगर आप वेक्टर क्वांटिटी में जाते हैं तो यहां पे जो एग्जांपल होंगे वो क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एक्सेट्रा। बेटे और भी बहुत सारी चीजें अभी 11th-12th में हम पढ़ेंगे। टेंसर क्वांटिटी में अगर हम बात करें तो यहां पे सबसे बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिक करंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेट्रा। ओके, अब देखो बेटे यहां पे आपको ये तो क्लियर होगा कि भाई ये स्केलर है और ये वेक्टर है, इलेक्ट्रिक करंट टेंसर कैसे है। तो आपने 10th में एक बड़ा बेसिक सा डायग्राम है, ये पक्का बनाया होगा कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे डायरेक्शन भी शो की होगी कि करंट ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ से ऐसे गया, यहाँ पे डिवाइड हुआ। अब देखो यहाँ से जब करंट आप शो करोगे तो वो कुछ ऐसे होगा। अब ये करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी जो फ्लो कर रहा है। अब आप यहाँ देखोगे डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या करंट कैंसिल आउट हो जाएगा? नहीं, जो भी दोनों ब्रांचेस से करंट आ रहा है वो ऐड होके इधर चला जाएगा। तो देखो जो एडिशन है वो अलजेब्रिक एडिशन है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बोला कि भाई जो करंट फ्लो कर रहा है वो इसमें 1 एम्पेयर है और इसमें भी 1 एम्पेयर है दोनों ब्रांचेस में, तो इधर कितना हो जाएगा? इधर 2 एम्पेयर फ्लो हो जाएगा, राइट। तो जो एडिशन है इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, इट इज डायरेक्ट एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन। दैट्स व्हाई इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ओके, सो आई होप ये आपको बेसिक जो इंट्रोडक्शन है ये क्लियर हुआ। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे वेक्टर्स की, वेक्टर्स के डिफरेंट जो यहाँ पे जैसे कि डायरेक्शन के बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में, एडिशन के बारे में, उनका मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ये सब। तो स्टार्ट करते हैं अब अपना हम वेक्टर्स। तो बेटे वेक्टर्स में जो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं वो होगा यहाँ पे डायरेक्शन। तो अगर हमें यहाँ पे डायरेक्शन किसी भी चीज को डिनोट करनी है डायरेक्शन, तो फिर हम कैसे करेंगे? देखो वी हैव 2 मेथड्स। तो फर्स्ट मेथड है बेटे यहाँ पे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। इसको आप ऐसे ध्यान रखते हो, जब आप जिस भी साइड आपका फेस है तो राइट साइड हमेशा आपका ईस्ट होगा, लेफ्ट साइड वेस्ट होगा, फ्रंट में नॉर्थ है, बैक साइड में साउथ है। ओके, तो भाई देखो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आप ये लिख सकते हो अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। या फिर आप ये लिख सकते हो ऑब्जेक्ट इज मूविंग ड्यू नॉर्थ। और क्या टर्म हो सकती है? टुवर्ड्स नॉर्थ। तो देखो मतलब सबका एक ही है कि भाई ऑब्जेक्ट नॉर्थ में मूव कर रहा है, राइट। अगर साउथ में जा रहा होगा तो नॉर्थ की जगह आप साउथ लिख दोगे, ईस्ट है तो ईस्ट, वेस्ट है तो वेस्ट। तो ये एक मेथड हुआ डायरेक्शन बताने का। टर्म स्विम की डायरेक्शन कैसे क्वेश्चंस में या किसी भी स्टेटमेंट में बताएंगे। अब सेकंड चीज क्या हो सकती है? क्वेश्चन में ये भी आ सकता है ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट दोनों एक साथ आ गए हैं, दोनों डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच में जा रहा है, ठीक है। तो दिस विल बी नॉर्थ ईस्ट।
और ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, और ये भी कितना होगा 45 डिग्री। अगर नॉर्थ वेस्ट आ जाए तो इधर जा रहा होगा, साउथ वेस्ट आ जाए तो इधर जा रहा होगा, और साउथ ईस्ट आ जाए तो साउथ और ईस्ट के बीच में इधर जा रहा होगा। तो ये टर्म्स भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर नॉर्थ ईस्ट लिखा है, नॉर्थ साउथ लिखा है, तो इट मीन इट इज अ बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट का क्या होगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, साउथ ईस्ट साउथ और ईस्ट के बीच में। और एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा आपका ये 45 डिग्री। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड भाई डायरेक्शन बताने का, बट ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें आगे समझो। ये तो बड़ा सिंपल है, अगर डायरेक्ट ईस्ट में जा रहा है तो ईस्ट लिख दिया आपने, बीच में जा रहा है तो नॉर्थ ईस्ट लिख दिया। अब बेटे ये ना तो बीच में जा रहा है बिल्कुल, ना नॉर्थ और ईस्ट के साथ जा रहा है, किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको इधर शो कर दिया ऐसे, ठीक है। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? जरूरी नहीं है ना कि भाई वो नॉर्थ में ही जाए या साउथ में जाएगा, ये नॉर्थ और साउथ के बीच, इसमें नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जाएगा। रैंडम कोई और भी तो डायरेक्शन हो सकती है ना प्लेन में। तो बेटे इसको लिखने का एक मेथड है, एक टर्म जो हम यूज करेंगे यहाँ पे, वो ऐसे लिखा जाएगा, इट इज 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इट इज 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है। देखो क्योंकि ये एंगल बना रहा है वेस्ट के साथ, कितना 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री ऑफ वेस्ट तो ये है, बट अब 30 डिग्री वेस्ट के साथ तो इधर भी बन सकता था, ये वाला, ये भी मान लो 30 डिग्री है। तो फिर हमें कौन सा लेना है, तो फिर ये बताएगा कि किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, किस साइड बन रहा है। तो ये बन रहा है नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए हमने क्या लिखा, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अगर सेम इसके लिए लिखते हैं तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। क्लियर है ये? ओके। तो बेटे ऐसे अगर यहाँ पे मान लो ये आ जाए 60 डिग्री, इस बार इसके साथ ले लेते हैं एंगल, मान लो ये मैंने ले लिया 45 डिग्री, तो इसको आप लिख सकते हो 45 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। यहाँ पे भी देख लेते हैं कुछ इस टाइप से, यहाँ पे मान लो ये एंगल है आपका 20 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 20 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, तो अब ये अपना फर्स्ट मेथड कंप्लीट हुआ। इसमें हमने डायरेक्शन को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया, अगर प्योरली नॉर्थ में या साउथ में, ईस्ट या वेस्ट में जा रहा है तो सिंपली ऐसे लिखेंगे। अगर वो नॉर्थ और साउथ के एग्जैक्टली बीच में जा रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो नॉर्थ ईस्ट लिखेंगे, साउथ और ईस्ट के बीच में तो साउथ ईस्ट। तो एक मेथड ये हुआ। और इन केस ना तो वो प्योरली नॉर्थ में है ना बीच में है नॉर्थ और, तो फिर यहाँ पे हम प्रॉपर एक मेथड होगा लिखने का, उस वे में लिखेंगे। बेटे अगर आप इसको 30 डिग्री वेस्ट और साउथ बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जिसके साथ एंगल बन रहा है जिस डायरेक्शन के साथ, वो बाद में आएगा, और जिस क्वाड्रेंट के साइड बन रहा है वो डायरेक्शन पहले आएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 45 बन रहा है किसके साथ, साउथ के साथ, तो साउथ बाद में आया, किस साइड बन रहा है, ईस्ट के साइड, तो ईस्ट पहले आया। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ डायरेक्शन। अब इसका सेकंड मेथड, बेटे मेजरली ये वाली मेथड यूज होगा ज्यादा, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे आपने इसको पहले भी यूज किया हुआ है, बट एज अ वेक्टर नहीं। मैथ्स में आपने एक चैप्टर किया होगा 9th में एंड 8th में भी शायद किया हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें ना आप एक पॉइंट को लोकेट करते थे प्लेन के अंदर, एक्स वाई एक्सिस आप बनाते थे एक्स वाई प्लेन में, जैसे 2,3। तो 2,3 जब आपके एग्जाम में आया होगा लोकेट करने के लिए, तो आपने उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लोकेट किया होगा, रैंडमली कहीं भी मार्क कर दिया होगा, ऐसा तो नहीं है। तो मतलब क्या है कि भाई 2,3 के पास प्रॉपर एक डायरेक्शन है कि उसको कहाँ पे लोकेट होना है, प्रॉपर एक मैग्नीट्यूड है कि ओरिजिन से कितना दूर है, राइट। तो सेम चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं इसको। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड टू इंक्लूड 3D, राइट, थर्ड एक्सिस दैट इज जेड एक्सिस। हम यहाँ पे 3 एक्सिस यूज करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो फॉर एग्जाम्पल
ये आपने 9th में बनाया हुआ है भाई, इसमें क्वाड्रेंट्स भी आपने बनाए हुए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, राइट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको आप बोलते थे एक्स एक्सिस, ये आपका होगा वाई एक्सिस, इधर ये वाई डैश हो जाएगा और इधर ये एक्स डैश हो जाएगा। बेटे 2 एक्सिस अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव कर रहा है तो सफिशिएंट है उसको लोकेट करने के लिए, बट अगर ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव कर रहा है, 3D में उसकी मूवमेंट है, तो 2 एक्सिस आर नॉट सफिशिएंट टू लोकेट दैट ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली, राइट। सो वी रिक्वायर थर्ड एक्सिस। तो थर्ड एक्सिस कहाँ पे होगी? यहाँ पे बेटे एक वो एक्सिस जो प्लेन से ऐसे बाहर आ रही है, उसका नेगेटिव जो प्लेन के ऐसे अंदर जा रहा है, राइट। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लो यहाँ पे है तो वो तो आपका प्लेन में लोकेट हो जाएगा, बट अगर कोई यहाँ पे है, बोर्ड से जस्ट बाहर है थोड़ा, ठीक है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट प्लस यहाँ से ये एक्सिस, थर्ड एक्सिस भी उसमें यूज होगी। बट हमारे पास तो अब एक लिमिटेशन है कि हमें 2D में ही सब करना है यहाँ पे, तो थर्ड एक्सिस को हम जो बाहर आ रही है आउट ऑफ द प्लेन, उसको इधर ऐसे लोकेट कर देते हैं, जेड एक्सिस, और जो इसका नेगेटिव पार्ट होगा वो बोर्ड के अंदर जा रहा है, जेड डैश, राइट। तो ये एक मेथड होता है बेटे डायरेक्शन बताने का 3D में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को यूज करके, राइट। तो अब इसमें देखो बेटे, एक पॉइंट आपने यहाँ पे मार्क किया, लेट अस से यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से समझना, अगर आपको जब 9th में आपके पास ऐसे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस थी, यहाँ पे आपने इसमें मार्किंग करते थे 1 2 3 4 1 2 3, आपसे बोला कि यार 2,2 को लोकेट करो या 3,2 को लोकेट करो, तो 3,2 कहाँ पे होगा? 1 2 3, तो ये 3 वाली लाइन होगी, ठीक है। ये 1 2, ये 2 वाली लाइन होगी, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 3,2। तो क्या आप बोल सकते हो कि जब हमने 3,2 को लोकेट किया, हमने पहले मूव किया एक्स एक्सिस में 3 और फिर हम वाई डायरेक्शन में गए 2, तो हम इस पॉइंट पे आगे जो हमें लोकेट करना था 3,2, तो सिमिलरली सेम चीज आप यहाँ भी बोल सकते हो कि सर जब हमें एक्स एक्सिस, एक्स कोमा वाई कोमा जेड को लोकेट करना है, तो जो हमारी मूवमेंट है, इट इज एक्स यूनिट इन एक्स एक्सिस, वाई यूनिट इन वाई एक्सिस एंड जेड यूनिट इन जेड एक्सिस। अगर आपने ये तीनों मूवमेंट की तो आप इस पॉइंट पे आ जाओगे। तो फिर अगर आपसे किसी ने पूछा कि यार ओरिजिन के रिस्पेक्ट से इस रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पी पे जाना है, तो कैसे जाएंगे? तो आप सिंपली इसको कैसे गाइड करोगे कि यार आप एक काम करो, एक्स यूनिट मूव करो एक्स एक्सिस के अलोंग, फिर आपने बताया उसके बाद वाई यूनिट मूव करना वाई एक्सिस के अलोंग, फिर आप जेड यूनिट मूव करना जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अच्छा ये आपने बता दिया उसको, बट ये थोड़ा सा ना लेंदी है इस मेथड को यूज करना, कि सबके लिए इतना लेंदी, अब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, इतना सब तो नहीं लिखा जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या किया भाई, हमने सिंबल्स यूज कर लिए। यहाँ पे सिंबल्स क्या बोला गया हमें कि जो एक्स एक्सिस है ना, इसको अब हम फिजिक्स में डिनोट करेंगे आई कैप से, विल रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस बाय आई कैप, आई और उसके ऊपर कैप, राइट। वाई एक्सिस को आप रिप्रेजेंट करोगे जे कैप से, और जेड एक्सिस को आप रिप्रेजेंट करोगे के कैप से। तो अब हमने ना जो इतना ये लेंदी चल रहा था सब, इसको सिंप्लीफाई किया और एक सिंपल नोट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे दी है आई कैप, जे कैप एंड के कैप फॉर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि यार ओ से ना पी पे जाना है, तो मैं क्या बोलूंगा, यार आपको ना ओ से पी पे जाना है, तो ये आपका एक वेक्टर बनेगा, और ये क्या होगा, एक्स यूनिट आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, प्लस उसके बाद वाई यूनिट आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी जेड एक्स वाई एक्सिस के लोंग, एंड जेड यूनिट इन के कैप। तो देखो अभी कितना सिंपल हो गया है ऐसे लिखना विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो बेटे अब आपको यहाँ से एक चीज ध्यान रखनी है कि एक्स एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप से। जनरली कुछ बुक्स में या क्वेश्चन में आपको ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है, एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप, बट ज्यादा यूज आई जे के होगा जनरली, ठीक है। तो अब आई जे के क्या है, दीज आर द डायरेक्शन,
रिप्रेजेंटिंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है बेटे ओपी, राइट। अब इसको लिखने का भी ना एक मेथड है, एक रूल है, ऐसा नहीं है इसको मैंने पीओ नहीं लिखा, ऊपर एरो लगाया है। तो एक बार ये सब समझो ये क्या चीज है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है कि हम वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए आई जे के यूज करेंगे और अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड, जितना भी मैग्नीट्यूड है रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में उतना वहां पे मैग्नीट्यूड वो कर देंगे। तो आप समझो यहाँ पे ये एक्स यूनिट, वाई यूनिट, जेड यूनिट, ये सब क्या है मैग्नीट्यूड। आई जे के क्या है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और एडिशन भी यहाँ पे वेक्टरली हो रही है। एक्स प्लस वाई डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकते हैं, वो अलग डायरेक्शन है, ये अलग है। तो दिस इज अ वेक्टर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, नेमिंग कैसे करते हैं, वो हमें समझना है, ठीक है। वेक्टर नोटेशन, तो बेटे समझो वेक्टर नोटेशन में हम क्या देख रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पे नेमिंग देखेंगे वेक्टर की, कि नेम करने का क्या रूल है। ओके, नेमिंग का। तो फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है, वो ए पॉइंट से बी की तरफ गया है, ठीक है, ए से बी गया है, तो ये एरो यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रही है। तो जो आपका यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं टेल ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटे इसको, टेल ऑफ वेक्टर। और जो आपका ये फाइनल पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं हेड ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब समझो बेटे यहाँ पे रूल है कि कभी भी आप वेक्टर की नेमिंग कर रहे हो यूजिंग इनिशियल एंड फाइनल अल्फाबेट, जो भी वहां पे डिनोट कर रहे हैं इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो पहले आप हमेशा इनिशियल लेटर लिखोगे, फिर फाइनल लेटर जो भी आपका अल्फाबेट है, और उसके ऊपर एरो। तो ए बी आर द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, रिप्रेजेंटिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और जो ये एरो है ना, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, ये P है और Q है, तो ये P से Q की तरफ आ रहा है, राइट। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगी, पहले इनिशियल फिर फाइनल, और उस एरो क्या है, इट इज अ सिंबल फॉर वेक्टर क्वांटिटी। बेटे ये सिंबल है वेक्टर क्वांटिटी का, डायरेक्शन नहीं बता रहा है। ये मत करना कि सर ये तो इधर आ रहा है तो ये एरो की डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं हुई, ये डायरेक्शन नहीं बता रहा है, ये सिर्फ ये बता रहा है इट इज अ सिंबल फॉर वेक्टर क्वांटिटी, कि जो PQ आपने लिखा हुआ है इसके ऊपर एरो है, तो मींस PQ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो ये यहाँ पे आपकी रिप्रेजेंटेशन हुई वेक्टर को हम कैसे उसका नेमिंग करेंगे, राइट। एक मेथड और है बेटे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया कि आप 1 से 2 गए हो, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 की तरफ मूव किया है। अब यहाँ पे देखो बेटे 1 और 2 को यूज करके आप नेमिंग नहीं कर सकते हो, बिकॉज नेमिंग हमेशा अल्फाबेट्स के टर्म्स उसमें होगी, ठीक है। तो 1 2 से डायरेक्ट तो होगी नहीं, तो आप यहाँ पे कोई अल्फाबेट यूज कर लो। फॉर एग्जांपल आपने R यूज कर लिया, तो इसको आप क्या नाम दे सकते हो, अपने आप से R वेक्टर बोल सकते हो। बट आपको इनिशियल और फाइनल वो भी यूज करनी है पोजीशन, तो फिर आप इसका दूसरा नाम क्या दे सकते हो, R12। बट अगर आपने 1 और 2 को यूज किया तो फिर रूल अप्लाई होगा कि पहले इनिशियल आएगा और बाद में फाइनल पोजीशन का जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो आएगी। ओके, तो ये एक और मेथड हुआ वेक्टर की नेमिंग का। आई होप ये आपको सब क्लियर हो गया है। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो दोबारा एक बार वीडियो को दोबारा रिप्ले करो, ठीक है, समझ में आएगा। और बेटे ये चैप्टर आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अभी सही से नहीं समझोगे इसको, तो जब हम आगे फर्दर फिजिक्स में V = ओमेगा क्रॉस R करेंगे तो आपको R वेक्टर ही नहीं समझ में आएगा, राइट। ओमेगा वेक्टर क्या होगा वो समझ नहीं पाओगे, तो वहां पे वो नहीं कर पाओगे। टॉर्क = R क्रॉस F, फ्लक्स = E.ds, ये सारी वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। जैसे E.ds, E और D दोनों यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका डॉट करना, ऐड करना, ये सब यहीं पे सीखना है जो हमें आगे फर्दर यूज करना है। तो इसको अच्छे से समझो। अब ये अपना हो गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटे वो है इसमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो बेटे देखो यहाँ पे
अब एक चीज़ और समझो कि जब आप किसी भी चीज़ को मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो इन वेक्टर फॉर्म, तो आपको वहाँ डायरेक्शन देनी होगी। अब आप कभी भी किसी को डायरेक्शन दोगे तो किसी के रिस्पेक्ट में दोगे, राइट? कोई लाइन होगी उसके रिस्पेक्ट में, तो हम जनरली जब बताएंगे कि यार ये इसके रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में है, तो जो रोटेशन है वो किसके टर्म्स में मेजर होगी? एंगल के टर्म्स में। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एंगल कैसे मेजर करेंगे हम दो वेक्टर्स के बीच में, वो समझना है। तो यहाँ पे एक रूल है बेटे यहाँ पे भी कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is always measured between tail to tail और हेड टू हेड। बेटे समझना होगा कि जब आप दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालोगे, या तो वो टेल और टेल के बीच में होना चाहिए या फिर वो हेड और हेड के बीच में होना चाहिए। अगर आपने एंगल हेड और टेल के बीच में निकाला तो वो एंगल आप न्यूमेरिकल्स में या फिर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने में यूज नहीं कर सकते हो, वो गलत होगा, ठीक है? तो इसको अब समझो डायग्राम से। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लग रहा है, एक फोर्स आपका इधर लग रहा है F1 और एक फोर्स इधर लग रहा है F2। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको वेक्टर सिंबल दे दिया हमने। अब देखो यहाँ पे ये हेड हो जाएंगे दोनों वेक्टर के, और टेल कहाँ पे है? इस पॉइंट पे। तो ये जो टेल और टेल के बीच में एंगल होगा, इट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स F1 एंड F2। नेक्स्ट क्या हो सकता है? आपके पास ये फर्स्ट केस था, यहाँ पे एंगल हमने किसके बीच में लिया है? टेल और टेल के बीच में। सेकंड केस आप ऐसे बता सकते हो कि भाई ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको दो ऑब्जेक्ट पुश कर रहे हैं, राइट? दो फोर्स पुश कर रहे हैं इसको, एक ये वाला फोर्स है और एक ये वाला फोर्स है। लेट अस से दिस इज F1 वेक्टर और ये क्या है? F2 वेक्टर। तो देखो यहाँ पे दोनों वेक्टर्स की टेल है और यहाँ पे हेड है, तो अगर आपने ये वाला एंगल यहाँ पे लिया तो ये क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन हेड टू हेड। ओके, तो ये भी चलेगा, कैलकुलेशन में डायरेक्शन आने के लिए चल जाएगा। अब जो थर्ड मेथड है, थर्ड केस जो हो सकता है यहाँ पे, वो समझो बेटे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या हो रहा है? एक तो इस पे फोर्स, इसको यहाँ पे आप पुल कर रहे हो इसको, ठीक है? तो आपने क्या किया, यहाँ पे इस पे एक फोर्स लगा दिया जो कि इसको पुल कर रहा है, राइट? और एक फोर्स आपने इस पे क्या लगाया कि जो इसको पुश करेगा, तो वो ऐसे। अब आप यहाँ देखोगे, अगर आपने ये वाला एंगल कैलकुलेट किया तो ये किसके बीच में है? इट इज बिटवीन हेड एंड टेल, जो कि हमें नहीं कंसिडर करना है। हमें कौन सा एंगल कंसिडर करना है? या तो वो हेड और हेड के बीच में हो या फिर वो टेल और टेल के बीच में हो। तो अब यहाँ पे कैसे होगा एंगल, वो समझो। तो बेटे यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है कि आपका एक वेक्टर ये है, लेट अस से ये F1 वेक्टर है और ये F2 वेक्टर है। तो F1 का तो आपका ये लिखा हुआ है यहाँ पे, F2 जो यहाँ से आ रहा है ऐसे, ठीक है? इसको मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अलग से, ये F2 वेक्टर है, तो इसको ना आगे ऐसे पुल कर लो, एक्सटेंड कर लो। तो सिंपली अगर मैं ये बोलूँ इस वेक्टर को मैंने आगे पुल कर लिया तो हेड यहाँ चला गया है, तो यहाँ पे ये क्या आ गई है? कह सकते हैं टेल है भाई। तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये होगा एंगल बिटवीन F1 एंड F2। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि सर अगर हमें ये वाला एंगल दे रखा है, तो बेटे एक चीज देखो, इसी डायरेक्शन में तो हमने इसको आगे पुल किया है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर हमें ये वाला एंगल दे रखा है और हमें निकालना ये, तो ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर है ना। तो अगर हमें ये पता है तो 180 में से इसको माइनस कर दो, थीटा आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपका एक मेथड हुआ जहाँ पे हमें एंगल इस वे में निकालना हो। इसमें इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत इजी है ये सब। आगे भी इजी रहेगा, बस आपको सही से समझनी है चीज़ें, ठीक है? तो ये क्लियर हुआ। अब बेटे आगे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है?
लेट अस से ये x एक्सिस और y एक्सिस है। अब यहाँ पे मैंने कुछ वेक्टर्स बनाए हैं। ये एक वेक्टर है a वेक्टर, ये वाला एंगल है 30 डिग्री। ये एक दूसरा वेक्टर है, ये वाला एंगल है यहाँ पे मान लो 45 डिग्री। और एक वेक्टर ये है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। इसके डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। ये वेक्टर इधर आ रहा है ऐसे, ये वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है और ये वाला एंगल आपको यहाँ पे गिवन है 30 डिग्री मान लेते हैं इसको बी वेक्टर बोल दो एंड दिस इज सी वेक्टर। तो क्वेश्चन है भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, बी और सी के बीच में कितना है और सी और ए के बीच में कितना है। तो ये एंगल्स आपको यहाँ फाइंड आउट करने हैं। तो समझो बेटे कैसे आएंगे ये, एक बार वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करो जो अभी हमने रूल सीखे हैं। ओके चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो बेटे देखो हमने बोला है कि एंगल हमेशा होना चाहिए या तो टेल और टेल के बीच में या हेड और हेड के बीच में। तो अगर आप इस वेक्टर को देखते हो तो ये टेल है इधर और बी वेक्टर की भी ये क्या है टेल। तो अगर आपने ये वाला एंगल निकाल दिया तो इट विल द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो भाई ये 30 है, ये पूरा यहाँ पे 90 है, तो ये कितना हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री 60 हो जाएगा क्योंकि पूरा तो 90 है ना एक्स और वाई के बीच में। तो ए और बी के बीच में कौन सा एंगल हुआ 60 प्लस 45। तो एंगल किसके बीच में, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में। ठीक है कितना हो गया ये 60 प्लस 45 105 डिग्री। क्लियर। अब बात करते हैं एंगल किसके बीच में, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच में। तो बेटे बी और सी में छोटी सी प्रॉब्लम है कि बी की तो सर यहाँ पे आपकी टेल है, बट जो ए वेक्टर है ना, सॉरी बी की यहाँ पे टेल है, बट जो आपका ये कौन सा वेक्टर है सी वेक्टर, सी वेक्टर का यहाँ पे हेड है। तो अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं तो ये तो गलत हो जाएगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी को निकाल लेते हैं। फिर हमें पता है ना इसके साथ जो इसका सप्लीमेंट्री निकालेंगे वो एंगल हो जाएगा लीनियर पेयर से, राइट। तो ये वाला कितना एंगल है कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका है 60 क्योंकि ये 30 है और ये कितना है 45। तो ये कितना आ गया 105। कितना आ गया 105। पर बेटे ये वाला एंगल नहीं है बी और सी के बीच में, हमें इसका क्या लेना है सप्लीमेंट्री। यहाँ बताया था कि अगर ये वाला एंगल पता है तो 180 में से इसको माइनस कर दो, ये एंगल आ जाएगा, राइट। तो ये 105 है, तो एंगल बिटवीन बी एंड सी कितना होगा 180 माइनस में 105 कितना आ जाएगा 75 डिग्री। कितना आ जाएगा 75 डिग्री। अगर ऐसे नहीं करना है, आप कहोगे सर हमें तो टेल और टेल के बीच में निकालना है या फिर हेड और हेड के बीच में निकालना है, कर सकते हो। करना क्या है भाई, इस सी वेक्टर को आगे की तरफ पुल कर लो। ये मैंने पुल कर दिया सी वेक्टर आगे की तरफ। अब ये अगर 30 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये भी क्या होगा 30। तो देखो अब यहाँ पे सी की भी टेल है और बी की भी टेल है 45 प्लस 30, ये भी कितना आ रहा है 75। ये भी कितना आ रहा है 75। तो ऐसे करके भी आंसर क्या आएगा 75 ही आएगा। इज दैट क्लियर। ओके अब हम निकालते हैं एंगल किसके बीच में, ए एंड सी वेक्टर के बीच में। तो बेटे ए एंड सी के बीच में निकालना है, तो देखो अब तो बड़ा इजी हो गया। ये भी तो हमारा सी वेक्टर ही है ना जिसको हमने आगे पुल किया था। ये 30 है, इधर ये 30 है, तो इनके बीच में ये भी कितना बचा 30 बचा ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 30। सर ऐसे नहीं निकालना है, सप्लीमेंट्री से बताओ। तो सप्लीमेंट्री समझो बेटे, ये कितना है 90। तो यहाँ पे आपका ओरिजिनल सी वेक्टर कहाँ पे है, ये यहाँ पे है ओरिजिनल सी वेक्टर, बट इसका हेड और इसकी टेल है, तो ये हेड और टेल के बीच का एंगल आएगा, तो इसका सप्लीमेंट्री हमारा एक्चुअल एंगल हो जाएगा। तो ये 90 है, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो भाई ये 90 है, ये 30 है और ये 30 है। तो कितना हो गया ये 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 30 150। तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा 30, 180 माइनस 150। तो दोनों मेथड में से जो आपको इजी लगे आप उससे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल सकते हो। और एंगल्स निकालना बहुत ज़रूरी है, ये आना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो मैक्सिमम जो एडिशन रहेगी वो एंगल पे डिपेंड करेगी आपकी।
ठीक है, नेट फोर्स निकालना है, नेट वेलोसिटी निकालनी है या फिर फ्लक्स निकालना है, वो सब वहाँ पे एंगल्स पता होना चाहिए कितने हैं वेक्टर्स के बीच में। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ एक टॉपिक। बेटे अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें वेक्टर्स को लिखना, ठीक है, कि वेक्टर्स हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखना सीखते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या लिखना सीख रहे हैं बेटे? पोजीशन वेक्टर। वेक्टर से ये है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया आर वेक्टर से। आप कुछ और भी नाम दे सकते हो, आर वेक्टर, टी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, जो भी आपका मन करे। मैंने इसको आर वेक्टर नाम दिया है। अब देखो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा। बेटे सबसे पहले तो एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब आप किसी पोजीशन को लोकेट कर रहे हो उसके लिए जो वेक्टर लिख रहे हो वो पोजीशन वेक्टर है। बट जब आप किसी को लोकेट कर रहे हो तो सबसे पहले इनिशियल क्या चीज है कि किसके रिस्पेक्ट में लोकेट कर रहे हो। ठीक है, कभी भी आप एक सिंगल पोजीशन को लोकेट नहीं कर सकते हो। आप कभी भी किसी चीज को लोकेट करोगे तो रेफरेंस पॉइंट मस्ट है वहां पे। बिना रेफरेंस पॉइंट के आप लोकेट नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, आपको अगर कहीं जाना है और आपने कैब बुक की, ओला या उबर कुछ भी, तो ड्राइवर आपसे सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं पूछेगा, पिकअप पॉइंट भी पूछेगा कि पिक कहाँ से करना है, राइट। तो पिकअप पॉइंट क्या आपका रेफरेंस पॉइंट, और जहाँ जाना है डेस्टिनेशन ड्रॉपिंग पॉइंट वो क्या आपका फाइनल पॉइंट जिसको लोकेट करना है। तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने अपना ना, अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो ओरिजिन को हम अपना रेफरेंस मान लेते हैं। जरूरी नहीं है ओरिजिन और रेफरेंस कहीं भी हो सकता है पूरे प्लेन में। अभी मैंने ओरिजिन लिया है, तो जैसे आप ओ से पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आप पी को लोकेट कर रहे हो, और पी के जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स, वाई एंड जेड। तो जनरली जब आप आर वेक्टर लिखोगे तो ये कैसे लिखा जाएगा बेटे? फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है भाई, फाइनल में से इनिशियल कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो, आपका वेक्टर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप करोगे तो ये वेक्टर बन जाएगा आपका x - 0 विद डायरेक्शन भी यहाँ पे देनी है। तो जो ये x बेटे यहाँ पे क्या है, एक यूनिट है, सॉरी एक मैग्नीट्यूड है। किसका? लेंथ का हो सकता है, वेलोसिटी का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी हम सिर्फ पोजीशन करना देख रहे हैं तो लेंथ का ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x - 0 डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी i, दूसरा क्या रहेगा y - 0 डायरेक्शन क्या रहेगी j, और थर्ड क्या रहेगा z - 0 डायरेक्शन क्या रहेगी k। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो कि सर ये जो वेक्टर है ये है x i कैप, y j कैप एंड z k कैप। और नाम क्या होगा इसका? पहले इनिशियल बाद में फाइनल, तो OP वेक्टर। इज दैट क्लियर? ये इसका नाम हो जाएगा। अब आप कहोगे सर अगर रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन नहीं है, कोई और है, हो सकता है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई यहाँ पे, उससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। और आप मूव कर रहे हो इधर, यहां से यहां पे, ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो इसके रिस्पेक्ट में इसको आपको लोकेट करना है। इसके कोऑर्डिनेट है -2, -1, 4। इसके कोऑर्डिनेट है 4, 5, 6, राइट। इसको आपने नाम दिया A और इसको आपने नाम दिया D। तो यहां से अब जो वेक्टर बनेगा इट विल बी AB वेक्टर, और वो किसके इक्वल होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, डायरेक्शन क्या रहेगी i कैप। उसके बाद फाइनल माइनस इनिशियल, डायरेक्शन क्या रहेगी j कैप, और फिर लास्ट फाइनल माइनस इनिशियल, डायरेक्शन क्या रहेगी k कैप। तो इसको सोल्व करोगे तो आपका AB वेक्टर कितना आ जाएगा? यहाँ पे AB वेक्टर आ जाएगा 4 -2 + 2, तो वो 6 बन जाएगा, डायरेक्शन i कैप। उसके बाद 4 -1 वो भी 6 बन जाएगा, डायरेक्शन j कैप। एंड ये यहाँ पे हो जाएगा 2k कैप। ओके, अब समझो इसको बेटे, ये बता क्या रहा है आपको? ये तो वेक्टर तो बन गया, बट ये वेक्टर आपको बता क्या रहा है? ये बता रहा है कि जब आप A से B पे अगर जाते हो
अगर आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जाते हो तो आपका जो एक्स एक्सिस के लोग आई मीन आई कैप डायरेक्शन में कितनी मूवमेंट हो रही है, 6 यूनिट की। कितना चेंज आ रहा है, 6 यूनिट का। वाई एक्सिस के लोग कितना चेंज आ रहा है, 6 यूनिट का। और जेड एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है, 2 यूनिट का। मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो देखो ये वाला आपका एक्स कोऑर्डिनेट हुआ उस वाले पॉइंट के लिए, और ये वाला क्या हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट इस वाले पॉइंट के लिए। तो ये जो चेंज है ना, ये 6 यूनिट का है। सेम अगर आप y में देखते हो तो y के लिए ये वाला कोऑर्डिनेट होगा, इनिशियल और फाइनल के लिए ये वाला होगा। तो ये जो चेंज हुआ है ये y में है, और वो कितना है, वो इतना है। अब मान लो ये z में यहाँ पे है, अभी यहाँ पे जाओगे तो थोड़ा आगे आ जाएगा। तो जो ये वाला जो चेंज है यहाँ से यहाँ तक कितना, ये z में है, थर्ड एक्सिस में। ओके, तो ये आपका हुआ पोजीशन वेक्टर। हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका है बेटे, फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स। बेटे ये लिखना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये आगे यूज होगा। और नीट में तो इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार, कि जैसे मैं बताता हूँ कहाँ पे यूज होगा। जैसे कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है r क्रॉस f वेक्टर, तो ये r इज अ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। v का फॉर्मूला होता है ओमेगा क्रॉस r वेक्टर, तो r क्या है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर कैसे है वो समझो भाई। जैसे टॉर्क में क्या होता है, आपको बोल देगा कि भाई ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो ड्यू टू फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट बी। बोल रहा है इस पॉइंट के अबाउट फोर्स टॉर्क निकालो, किसका, जो फोर्स बी पॉइंट पे लग रहा है। तो क्या बोला, फाइंड द टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, इसके अबाउट, इसके रिस्पेक्ट में। तो ये आपका इनिशियल पॉइंट हुआ, और निकालना किसका है, इस वाले फोर्स का जो बी पे लग रहा है। तो आपका जो पोजीशन वेक्टर यहाँ बनेगा वो ये वाला बनेगा, आर वेक्टर। इनिशियल ए होगा। अब मान लो ये वाला और ये वाले कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो इनको फाइनल माइनस इनिशियल करके आर वेक्टर निकाल लो। अब क्रॉस कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे आगे, ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया आपको। ओके, अब आगे स्टार्ट करते हैं बेटे। इसमें बेटे आपको ना नोट्स बनाने हैं। इन केस आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए नोट्स की, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है या यूट्यूब पे आप हमें डायरेक्ट वो कर सकते हो कमेंट, तो वहाँ से आपको नोट्स की सॉफ्ट कॉपी ना टेलीग्राम कर दी जाएगी या व्हाट्सएप पे भेज दी जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो हमारा। उसमें जो थ्योरी है वो डिटेल में लिखी हुई है। मैं लेक्चर में ज़्यादा थ्योरीज आपको नहीं लिख रहा हूँ, ना लिखवाऊंगा, क्योंकि बेसिकली जो कंसेप्चुअल चीज़ है वो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, जो समझना है। जो बेसिक स्टेटमेंट है वो मैं सिर्फ यहाँ पे एक बार डिक्टेट कर दूंगा, आप अभी भी लिख सकते हो सुन के, या फिर आप नोट्स ले सकते हो सॉफ्ट कॉपी में हमारे, वहाँ पे सब आपको थ्योरी भी लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई यहाँ आगे, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इसको समझो भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। बेटे फिर से मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया, और यहाँ पे मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट है जो कहाँ पे है, ए पॉइंट पे है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट ने जो ए पॉइंट पे है अपने आप को यहाँ से डिस्प्लेस किया और एक नई पोजीशन पे आ गया बी पॉइंट पे। तो अब जो ये लाइन मैंने ड्रॉ करी यहाँ से ओ बी, ठीक है। तो एक पहले बात समझो, जो ओ ए है ये कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है। ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ ए इज रिप्रेजेंटिंग पोजीशन वेक्टर, किसका, फॉर पोजीशन ए, ठीक है। तो इसको मैंने मान लो R1 नाम दे दिया, R1 वेक्टर। ओ बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो इसको मैंने नाम दे दिया R2 वेक्टर। अब देखो हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हमने बोला ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया है, तो जो लाइन ए को बी से ज्वाइन करेगी ये आपका होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और एरो कहाँ पे होगी, टुवर्ड्स बी। एरो कहाँ पे होगी, टुवर्ड्स बी। और लेटर से ये R1 है, R2 है, तो इसको मैंने नाम दे दिया सिंपली R वेक्टर, ठीक है। तो R वेक्टर कैसे आएगा, तो भाई R वेक्टर जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो आता है फाइनल पोजीशन वेक्टर
माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फिगर के रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ लिखें तो आप बोल सकते हो कि सर ये आपका R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ है आपको। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी निकालना होगा, जब आप वर्क डन निकालोगे तो वहां पे होगा एफ डॉट आर। आर क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट ही लेंगे वहां पे। ओके, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये क्लियर है। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं भाई। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। आप पहले यहाँ पे हो और फिर आप यहाँ पे आ गए हो डिस्प्लेस होके, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा आर वेक्टर। तो आपका जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है ओ ए, या फिर उसको R1 बोल देते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका R1 वेक्टर था। फाइनल पोजीशन के लिए R2 वेक्टर है। आपको जो R1 वेक्टर दे रखा है वो दे रखा है 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप, और जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है वो आपको दे रखा है माइनस 3i कैप प्लस में 7j कैप प्लस में 6k कैप। और आपसे पूछेगा कि निकालो वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको सोल्व करो। हाँ, करना कैसे है वो समझो। हमें करना क्या है, R2 माइनस R1 ही तो करना है। बट देखो यहाँ पे ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो दे विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। तो i के साथ i को ही माइनस करना, j के साथ j को, और k के साथ k को। तो वीडियो पॉज करके आप कर सकते हो। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा r वेक्टर, ये कितना आएगा? ये आएगा 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। बेटे -5 आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? -5 फाइनल माइनस इनिशियल, तो -5i कैप प्लस 4j कैप एंड प्लस 2k कैप। तो ये आपका हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो बेटे आज का ये फर्स्ट लेक्चर इतना ही होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो मैंने बताया था ना, थर्ड स्टेटमेंट थी जो हमारी डिफरेंस में, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चंस करेंगे। और जो ये सीरीज है हमारी फिजिक्स की फॉर 11th, ये बच्चा जो सीबीएसई कर रहा है उसके लिए भी हेल्पफुल है, एंड उससे ज़्यादा हेल्पफुल है जो नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई के लिए इसलिए ये हेल्पफुल है क्योंकि जो हम नीट और जेई में करेंगे तो सीबीएसई तो इसमें सब कवर हो ही जाएगा। नीट और जेई में थोड़ा एक्स्ट्रा चला जाएगा। अभी तक जो हमने किया है ये सीबीएसई नीट दोनों में है। जहाँ जेई और नीट में कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं अलग से बता दूंगा कि ये सीबीएसई वालों के लिए नहीं है यूजफुल, इसको आप छोड़ सकते हो। बट हाँ, अगर आप जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप पूरा लेक्चर बड़े अच्छे से समझो, और प्रैक्टिस शीट और ये सब जो है आपको करनी है। प्रैक्टिस शीट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड हो जाएगी। सो थैंक यू एंड ओके, थैंक यू, बाय।